हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम टॉपिक में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं EEE सेकंड को। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कम्प्लीटली अपने चैप्टर 5 पे जैसा कि पहुंच चुके हैं, और चैप्टर 5 का हमारा क्या है आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। यानी पावर वायरिंग का हमें क्या करना है, एस्टिमेशन करना है, और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं दोस्तों उनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहली बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन जो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन इसके हैं उसको देखेंगे, और इसमें जो रूल्स हैं दोस्तों उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यानी हम एस्टिमेशन पावर वायरिंग का करेंगे। ठीक है, या पावर वायरिंग जब हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों जिनको हमें पढ़ना होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो हमारा है वायरिंग सिस्टम है उसको करना होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इसको देखेंगे और बात करेंगे दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर सिंगल एंड 3 फेज हमारी मोटर्स के लिए। यानी चाहे हमारा 3 फेज का मोटर हो चाहे सिंगल फेज के मोटर हो दोस्तों, उसके लिए हम किस प्रकार से करंट को कैलकुलेट करते हैं आप लोगों से पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे केबल्स की संख्या, यानी यहाँ पे पूछा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ केबल्स, यानी केबल का जो साइज होगा दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कंड्यूट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको देख ले, सॉरी कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ हम टॉपिक्स को देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स को हम अपने एप्लीकेशन वाले क्लास पे देखेंगे। फिलहाल आज की जो क्लास है दोस्तों यूट्यूब पे ही है, इस बात को आप लोग देख पा रहे होंगे आई होप। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स या इसका आप लोगों को अगर देखना है दोस्तों, तो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कंप्लीट कोर्स को देख पाओगे। कंप्लीटली मैं आप लोगों को बता दूँ, ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को यही बुक का मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ये रहा है आपका ऐसे, ये रहा आपका ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये आप लोगों का देख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा मटेरियल लिस्ट है मान लीजिए। ठीक है, तो मटेरियल लिस्ट का मैं ऐसे फोटो खींच के नहीं उसमें चिपका दूंगा दोस्तों, या ऐसा कतई नहीं होगा। हर एक चीज़ को लिख के बताई गई है, कैसे लिखना है, हर एक चीज़ को मैं बताया हूँ। ऐसे नहीं है कि यहाँ 40 पॉइंट लिखा है दोस्तों, 40 पॉइंट आप लोगों को याद करना है, नहीं दोस्तों। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो बहुत सारे टीचर्स आप लोगों को, जैसा कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे बहुत सारे सिस्टम के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को बता दिया जाता है कि नहीं ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़िए, वह ये पढ़ लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नहीं मेरे भाई, आप बताइए कि 40 पॉइंट हमें आता है और हमें टाइम 50 मिनट का मिला, 50 मिनट में बोल रहा हूँ, 1 घंटे का टाइम हमें मान लीजिए, तो 2 घंटे का ही टाइम मान लेते हैं है मेरे पास। लेकिन क्या हमें एक ही क्वेश्चन करना है दोस्तों, अगर 35 पॉइंट या हमें 35 पॉइंट 40 पॉइंट लिखना होगा किसी मटेरियल लिस्ट को बनाने के लिए, तो हमारा कम से कम नहीं तो एक क्वेश्चन को करने में 25 से 30 मिनट का क्वेश्चन, 25 से 30 मिनट हमारा लग जाएगा। ठीक है, और नंबर कितना मिलने वाला होगा, हमें 5 नंबर मिलने वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को हमें नहीं ऐसा करना है दोस्तों, हमें जो इंपॉर्टेंट होगा, जो 10 पॉइंट लिखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको लिखेंगे, और हर एक चीज़ को हम स्टेप वाइज जैसा कि आप लोगों से बात भी करेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिएगा हम बात करते हैं दोस्तों, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि अभी चैनल पे हर एक वीडियो को वॉच करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये बहुत गलत बात है भाई। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने चैप्टर 5 की, जिसे हम बोलेंगे पावर वायरिंग या एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पावर वायरिंग लिखा गया है तो यहाँ पे एस्टिमेशन इसका नहीं बताया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी भाई। तो यहाँ पे मैंने पावर वायरिंग ही लिख दिया भाई, गलती से हो गया, एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग आप लोग डाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पावर वायरिंग आखिर होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा पावर वायरिंग क्या होती है दोस्तों। पावर वायरिंग जो होती है दोस्तों, हम अभी इसके पहले आप लोगों को इंटरनल वायरिंग बता के आए हैं। ठीक है, इंटरनल वायरिंग, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग आप लोगों को बता के आए हैं। तो इंटरनल वायरिंग में आप लोग जानते ही हैं कि जो इंटरनल वायरिंग की जाती है बहुत, जैसे हम 230 वोल्ट के लिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और 230 वोल्ट के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमारा बहुत ही कम वोल्टेज पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मैं बात करूँगा दोस्तों, हमारे घर में जो बल्ब लगे हुए हैं 100 वाट का, ठीक है, LED बल्ब मान लेते हैं 15-10 वाट के जो मिलते हैं उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इनको हमें मतलब कि चलाने के लिए बहुत कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों, हमारे घर में ऐसे भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हाई पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए हमें फिर से अलग से वायरिंग करना पड़ेगा। तो जिसे हम जो हमारी अलग पावर वाली जो वायरिंग होगी दोस्तों उसे हम पावर वायरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जो लाइट और फैन के लिए हम करते हैं वो तो हमारी नॉर्मल वायरिंग हो जाए, इसे हम इंटरनल वायरिंग बोल देंगे। लेकिन जब पावर वायरिंग की जाती है दोस्तों, तो हमारे जो, जैसे हम बात करेंगे हमारे घर में फ्रिज लगा होगा, कूलर लगा होगा दोस्तों। ठीक है, कूलर नहीं मान सकते, वहाँ पे AC मान लीजिए। ठीक है,
और भी जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हाई पावर, जैसे हीटर हो गया दोस्तों, ठीक है, और इंडक्शन हो गया दोस्तों। ये इसमें क्या होता है, पावर का जो है कंजप्शन ज़्यादा होता है। इससे अगर हम नॉर्मल वायरिंग से अपना जो हमारा इंटरनल वायरिंग किया गया है उससे अगर आप अपना कनेक्शन कर देंगे दोस्तों, तो हमारी जो है सर्किट जो है जल जाएगी, ठीक है। यानी उसमें क्या होगा, हमारा करंट का जो हमारे कंडक्टर है उसकी करंट की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। पावर वायरिंग के लिए हमारा अलग वायर आएगा दोस्तों, और हमारा नॉर्मल वायरिंग के लिए हमारा अलग आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को हम देखेंगे कैसे, हमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें हम पावर वायरिंग के बारे में जान रखते हैं, ठीक है। पहले जान लेते हैं पावर वायरिंग होता क्या है। लिखेंगे लाइट फैन के अतिरिक्त सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल लोड, चाहे घरेलू कार्यों में उपयोग आते हों या हमारे इंडस्ट्रियल वर्क में, ठीक है, यानी औद्योगिक कार्यों में यूज होता हो, उसे हम लोड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लोड लिखेंगे पावर लोड की श्रेणी में आते हैं। चाहे हमारा बोला गया है, चाहे हमारा घरेलू कार्य हो दोस्तों और चाहे हमारा इंडस्ट्रियल वर्क हो, पावर लोड की श्रेणी में सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार के लोड के लिए की जाने वाली वायरिंग जो होगी दोस्तों, इसे हम पावर वायरिंग कहेंगे। देखिएगा, ये तो छोटा मोटा डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मेन रहेगा दोस्तों आप लोगों का जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, जैसे इसके आगे का जो टॉपिक होगा दोस्तों, रूल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रूल आप लोगों को याद होना चाहिए। हम यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू लेना, मतलब कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई, इसलिए मैं इस प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग बेसिकली दो प्रकार की होगी दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे, एक होगी हीटर होगा, कूलर होगा, एसी होगा, और सारे इक्विपमेंट्स के लिए जब हम इसकी वायरिंग करेंगे दोस्तों, तो ये भी हमारे पावर वायरिंग के अंतर्गत आएगा। वहीं है जब बात करेंगे दोस्तों, मोटर होगा, चाहे जनरेटर होगा, चाहे अल्टरनेटर हो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अगर हम वायरिंग किया जाएगा, तो ये सारी वायरिंग जो होगी दोस्तों, ये पावर वायरिंग के अंतर्गत आती हैं। जो आपके जो कॉलेज में दोस्तों वर्कशॉप होगा या मशीन लैब होगा, वहाँ पे पावर वायरिंग की गई होगी, ठीक है। क्योंकि आपके मशीन लैब में क्या होगा, मोटर होगा, जनरेटर होगा, और भी सारे इक्विपमेंट्स होंगे दोस्तों जो कि हाई पावर से चलते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम पावर वायरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम पावर वायरिंग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हम 15 एम्पीयर का सॉकेट की यूज करते हैं। जब हम अपने जो बात कर रहे हैं दोस्तों, अपने जो हमने इंटरनल वायरिंग पढ़ा था, उसमें हमने कितना 5 एम्पीयर तक का सॉकेट यूज किया था। लेकिन जब हम पावर वायरिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम 15 एम्पीयर तक के सॉकेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलेगा, अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो आगे इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पीयर के सॉकेट द्वारा डोमेस्टिक पावर वायरिंग, जैसे हम फ्रिज कहेंगे, फ्रिज होगा, जैसे मेरा कूलर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ फ्रिज है, मेरा कूलर है दोस्तों, मोटर है, इन सारी चीज़ों का वायरिंग किया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा रूल्स है दोस्तों, यही पूछा जा सकता है यहाँ से। बेसिकली कुछ रूल्स आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि रूल देखिएगा पावर वायरिंग से भी पूछा जा सकता है और इंटरनल वायरिंग से भी आप लोगों से रूल पूछा जा सकता है। तो रूल्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए, कुछ रूल्स ऐसे हैं दोस्तों कि जो कि आप लोग पावर वायरिंग में आप लोग सेम देखने को मिलेगा और इंटरनल वायरिंग में भी सेम देखने को मिलेगा। तो वही रूल्स आप लोग याद कर लीजिए। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है दोस्तों, इसको ये रूल्स लिखेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, तभी आप लोग वायरिंग को समझ पाओगे, ठीक है। लिखेगा, इस वायरिंग में, ठीक है, यानी हम किस वायरिंग बोल रहे हैं, पावर वायरिंग में, ठीक है। पावर वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इत्यादि उपकरण मेटल कवर्ड होते हैं। यानी हर एक इक्विपमेंट पावर वायरिंग का जो भी हमारा बात किया जाएगा दोस्तों, चाहे हमारा स्विच बोर्ड हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो, ये सारी चीज़ें हमारी मेटल कवर्ड होती हैं। यानी हमारा लोहे की कवर होंगी दोस्तों, ठीक है। लोहा मतलब आप लोग जानते हैं, मेटल जिसे बोलते हैं। आप लोगों को आई होप देखा होगा सारी चीज़ें, जो कि आपके घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड होगा, जहाँ से बहुत सारी पावर को आप लोग घरों में मतलब बांट रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये आप लोग देखेंगे तो मेटल कवर्ड होना चाहिए, मतलब ये जो बोर्ड होगा दोस्तों, मेटल कवर्ड ही होगा आपके घर में भी, ठीक है। दूसरी बात करेंगे दोस्तों, इसमें लिखा गया है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले कंडक्टर्स की साइज निम्न प्रकार की होती है। यानी हम पावर वायरिंग में कंडक्टर की साइज को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को साइज, मैं बात करता हूँ कंडक्टर की साइज हम दो प्रकार से ले लेते हैं। दो प्रकार के हम कंडक्टर यूज करते हैं बेसिकली। देखिएगा, हमारा जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है दोस्तों, अगर इसकी वायरिंग करवाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, कास्ट में सस्ता पड़ जाता है। बट अगर हम कापर का यूज करते हैं दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि कापर जो होता है कॉस्टली होता है। तो हम बेसिकली जो होता है, जो हमारी नॉर्मल जैसे 2-3 घर का करवाना होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम कापर का यूज कर लेते हैं। अगर हमें बहुत सारा, जैसे मैंने 25-30 रूम बनवा लिया दोस्तों, तो वहाँ पे क्या किया है, वहाँ पे आप लोगों को एल्युमिनियम का क्या बनाना पड़ेगा, वहाँ पे एल्युमिनियम वायर का जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। यानी जितना हमारा घर का खर्च नहीं बनाने में लगा, उससे ज़्यादा हमने वायरिंग करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कंडक्टर की साइज के अकॉर्डिंग। अगर कापर का हो दोस्तों, कापर की अगर बात करेंगे, कापर का साइज जो होगा दोस्तों पावर वायरिंग के लिए 1.93 mm स्क्वायर, या इसी को 3 हम बोल देंगे 0.915 mm बोल देंगे। यानी यही है दोस्तों, ये मेरा साइज की बात की जा रही है। बेसिकली आपके एग्जाम में जो होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाएगा, ठीक है। mm स्क्वायर में ही पूछा जाएगा, ये वाला डाटा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
देखिएगा तो कॉपर के लिए हम बात कर सकते हैं, तो ये 2 mm के अप्रॉक्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है, लगभग हम बोल सकते हैं 2 mm है, ठीक है। देख सकते हैं 1.93 mm स्क्वायर है कॉपर के लिए। वहीं हम एल्यूमिनियम के लिए बात करेंगे दोस्तों 2.5 mm का स्क्वायर का हमारा एल्यूमिनियम वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसका देख लेंगे mm में कितना रहेगा, तो 1/1.08 mm हमारा कंडक्टर की साइज होनी चाहिए एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर की साइज जो है दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अगली बात की जाएगी दोस्तों, तो जो अगली बात इसमें रहेगी, इसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट जो रहेगा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक जैसे ही इस टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है दोस्तों, लिखिएगा यहाँ पे लिखा गया है स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि एसएससी जेईई का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बताइएगा जो आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं या देख सकते हैं किस प्रकार से आपको एसएससी जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतना सिंपल क्वेश्चन आई होप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे अब, ठीक है। तो देखिएगा चौथा पॉइंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट है केबल के लिए जमीन में ट्रंच की गहराई, यानी जिसके लिए हम केबल के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, वो ट्रंच बोल जाता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रंच बोलेंगे, ठीक है। तो लिखा गया है जमीन में ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके लिए बोला जा रहा है, पावर वायरिंग के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अगली बात हम बात करेंगे, पांचवा पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, फाउंडेशन की ऊंचाई जो होगी, फाउंडेशन की ऊंचाई फर्श से 0.2 से 0.5 mm होना 0.5 मीटर होना चाहिए। हम बात करें दोस्तों, जैसे चाहे हमारा मोटर होगा, मोटर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो मोटर का जो फाउंडेशन पे रखा जाता है आप लोगों ने अपने लैब में भी देखा होगा। तो इसको हम बेसिकली दोस्तों, इसकी जो फर्श से ऊंचाई होती है 0.2 मीटर से 0.5 मीटर तक हम इसके रेंज में रख लेते हैं उसकी ऊंचाई, ठीक है। अब दोस्तों इसको ऊंचाई पे हम क्यों रखते हैं सर, ज़मीन में क्यों नहीं गाड़ देते हैं, तो इसका एक मतलब है, सिंपल सा वे में एक मतलब है दोस्तों कि इसमें हम जो भी हमें रेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं इनको आसानी से हम समझ पाते हैं, ठीक है। चलेगा, अगली बात करते हैं दोस्तों, एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें अर्थिंग कम से कम 2 जगहों पर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अर्थिंग कम से कम नहीं तो 2 जगह पे करनी चाहिए। क्यों 2 जगह पे की जानी चाहिए दोस्तों, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारे इसमें पार्ट्स होंगे दोस्तों, इक्विपमेंट्स होंगे, हर पार्ट्स हमारा मेटल का होगा। तो मेटल का होने के कारण हम क्या करते हैं, 2 जगह पे अपनी अर्थिंग कर देंगे। अब अर्थिंग करने का क्या कारण है दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को अर्थिंग वाले चैप्टर में बताया है। तो आई होप आप लोगों को अर्थिंग वाले जो भी स्टूडेंट्स ने चैप्टर को कंप्लीटली देखा होगा दोस्तों, तो अर्थिंग वाले चैप्टर में इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 2 जगह पे अर्थिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थिंग करने का क्या एडवांटेज होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा 7वां पॉइंट रहेगा दोस्तों, एक पावर वायरिंग सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट या 3000 वाट है दोस्तों ये, ठीक है। 3000 वाट लिख लेंगे यहाँ पे, 3000 वाट ही हो सकते हैं, ठीक है। यानी इतना कहने के बात है, अगर 2 पॉइंट रहेगा दोस्तों, तो ये 2 पॉइंट हो या जो हमारा है पावर की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारा 3000 वाट ही होना चाहिए, ठीक है। यानी इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, अगर एक पावर वायरिंग की गई है तो। अगली बात देखेंगे, 8वां पॉइंट जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके वायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं बात करूँगा दोस्तों मेन स्विच और मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के बीच दृढ़ कंड्यूट, जिसे हम रिजिड बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, रिजिड कंड्यूट, यानी इसे यहाँ पे लिखा गया है रिजिड कंड्यूट ही यूज किया जाता है। यानी ये मेरा रहा मेन स्विच दोस्तों, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये रहा मेन स्विच, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो रहेगा दोस्तों। इनके बीच की दूरी की बात करें 0.25 मीटर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यही इससे जो जोड़ा जाता है दोस्तों, ये हमारा जो है यही जो है यहाँ से ये मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को जो जोड़ा जाएगा, जो जोड़ी जाने वाली पाइप जो होगी, कंड्यूट होगी, उसे हम बोलते हैं रिजिड कंड्यूट। आपके स्क्रीन पे आई होप दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से कि जो हमारा रिजिड कंड्यूट है किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आई होप तो आप लोगों ने देख लिया होगा। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आप लोगों का बुशिंग। बुशिंग किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, आप लोग अगर मेन यहाँ पे देखेगा बुशिंग हम देखेंगे तो बुशिंग हमारा मेन स्विच में भी लगा रहेगा, मेन स्विच बोर्ड में भी लगा रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी लगा रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे गोला गोला जो दिखाया गया है, इसे हम बुशिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, बुशिंग। तो दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे आई होप आप लोग देख पा रहे हो बुशिंग किस प्रकार से देखने को मिल जाती है हमें सर्किट में, ठीक है। अगली बात, अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम अपने मोटर सर्किट में हम क्या करते हैं, मोटर स्विच पे हम अपनी सप्लाई को ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे भी हम अगर बात करेंगे दोस्तों, हमारे मोटर स्विच हो गया मान लेते हैं, या मोटर हो गई मेरा, या मोटर स्विच हो गया। अब मोटर स्विच से हम क्या करते हैं, अपने स्टार्टर को जोड़ते हैं। और दोस्तों मोटर स्विच को स्टार्टर से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग गोला जो देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बुशिंग यूज किया था, बट यहाँ पे हम निप्पल यूज करेंगे। यहाँ पे निप्पल कंड्यूट होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, निप्पल कंड्यूट होता है। और दोस्तों ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर नहीं, ये जो पाइप होती है यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी मेन मोटर स्विच और स्टार्टर स्विच के बीच का जो
पाइप होती है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल कंड्यूट बोलेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा नेपल कंड्यूट भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से नेपल कंड्यूट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, 9th पॉइंट जो रहेगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। लिखेंगे मोटर में, लिखेंगे मोटर की केस में हम बात कर रहे हैं, स्टार्टर व जो है मोटर टर्मिनल बॉक्स के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगाई जाती है। ये दोस्तों जो कंड्यूट है दोस्तों, यही मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्सिबल कंड्यूट है। ठीक है, अब आप लोगों ने फ्लेक्सिबल कंड्यूट कैसा होता है ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, अगर मैं बात करना चाहूँगा, फ्लेक्सिबल कंड्यूट की जो लंबाई होती है 1.25 मीटर से हमारी अधिक नहीं होना चाहिए। यानी इसकी जो है लंबाई जो रहेगी दोस्तों हमारा कितना होना चाहिए, 1.25 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, 10th पॉइंट रहेगा दोस्तों, एक से अधिक मोटर वाले संस्थान, यानी कोई मेरी इंडस्ट्री है दोस्तों, वहाँ पे एक से अधिक मोटरें लगी होंगी, वहाँ पे बात किया जा रहा है संस्थान में प्रत्येक मोटर के लिए लगाई जाने वाली स्विच फ्यूज यूनिट के अतिरिक्त सप्लाई बिंदु के तुरंत बाद भी स्विच फ्यूज यूनिट दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पे हम सप्लाई के बाद तुरंत हम क्या लगेंगे, स्विच फ्यूज यूनिट हमारी फिर से लगाई जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 10th रूल आप लोगों को मैंने बताया। ठीक, तो यहाँ पे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा रिगार्डिंग जो भी वायरिंग सिस्टम से जो रूल्स थे उनको मैंने बताया दोस्तों। 10 के 10 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारे ऐसे देखिएगा नियम तो बहुत सारे हैं दोस्तों, रूल्स हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हमें सारे रूल्स को याद करना है? नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही चीज़ हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को, यहाँ पे आज हम 2 टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैं बात करूँगा कैलकुलेशन ऑफ करंट सिंगल, ठीक है, करंट सिंगल एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज की मोटर हो चाहे हमारे 3 फेज की इंडक्शन मोटर हो, हम दोनों के लिए क्या बात करेंगे दोस्तों, अपना करंट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर यहाँ पे लिखा गया अगर इंडक्शन मोटर हमारी 5 HP से 20 HP की है तो उसका जो है पावर फैक्टर जो होगा दोस्तों 0.8 जो होगा लैगिंग होगा। आप लोग जानते ही हैं जो इंडक्शन मोटर होती है उसका पावर फैक्टर कैसा होता है, बोलेंगे लैगिंग होता है। तो बेसिकली जो पावर फैक्टर होगा दोस्तों इंडक्शन मोटर का वो हमारा लैगिंग नेचर का ही होगा। लेकिन पावर फैक्टर हम आप लोगों को बताएंगे, क्वेश्चन में आप लोगों का चेंज होता रहेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है आपके पेपर में, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर या 0.8 ही लेंगे, क्योंकि cos फाई की वैल्यू है। पावर फैक्टर को बेसिकली हम cos फाई से डिनोट करते हैं, cos फाई की वैल्यू जो होगी दोस्तों 0.8 हो जाएगी। इफिशियंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है 80% से यहाँ पे 85% के बीच में हमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपनी इफिशियंसी जो होता है, क्वेश्चन में मान लीजिए हमारे नहीं दिया है तो वहाँ पे इफिशियंसी हम कितना मान लेंगे, 80% मान लेंगे। 80% को अगर हम देखना चाहेंगे, परसेंटेज में ना लिखना चाहेंगे तो 0.80 होगा। ठीक है, तो ये इफिशियंसी होगा, परसेंटेज में दिया रहेगा 80% लिखिएगा, अगर परसेंटेज में नहीं है तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर से वही पॉइंट हमने बता दिया कि इंडक्शन मोटर जो होगी दोस्तों इसका पावर फैक्टर होगा 0.8 लैगिंग होगा। इफिशियंसी की बात की जाएगी तो 80% या इसी को हम लिख सकते हैं 0.80 लिख सकते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, या इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट बोलेंगे। इफिशियंसी का फार्मूला आप लोगों ने ये कहाँ पे पढ़ा है भाई, आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा, 4th सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा। ठीक है, मैं बात कर दूंगा दोस्तों परसेंटेज इफिशियंसी अगर मैं निकालना चाहूँगा तो यहीं पे हमारा परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे 100 से, हमारा परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन में एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो हमारा 1 HP बराबर आप लोग जानते हैं। अगर मेट्रिक में हमें लेना आता है दोस्तों, तो मेट्रिक में हम कितना लेते हैं, 735.5 वाट लेते हैं। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम से बात करेंगे दोस्तों 746 वाट होता है। तो दोनों में देखिएगा हम बेसिकली मैट्रिक सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 735.5 वाट, यानी 1 HP यानी 1 हार्स पावर, यानी एक घोड़े की शक्ति जो होती है दोस्तों 735.5 वाट होती है। ठीक है, अगर मैं ये तो मेट्रिक था, ब्रिटिश में बात किया जाएगा 746 वाट होता है। ठीक है, चलेगा। इफिशियंसी का फार्मूला जो होता है आउटपुट पावर, मैंने बोला दोस्तों, तो आउटपुट पावर जो होता है HP, ये हमारा हार्स पावर ही है। ठीक है, ये आउटपुट का पावर है। HP जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, HP कितने HP की मोटर है उसको लिखेंगे, इंटू 735 से हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन √3 इंटू VI cos फाई होता है दोस्तों। देखिए ये मेरा इफिशियंसी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने चीज़ें नहीं देखा है दोस्तों तो आप थोड़ा सा 3rd सेमेस्टर में जाने की कोशिश करिए, वहाँ पे हर एक चीज़ का पता चल जाएगा। बेसिकली यही पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे 700 देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को नया केवल यही रहेगा HP इंटू 735.5। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, नई नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी है। अगर मैं पावर की बात करूँगा, सब बेसिकली ये पावर ही है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या, 3 फेज की पावर की मैं बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे 3 फेज की पावर आप लोगों ने 2nd सेमेस्टर में पढ़ा है। P इक्वल टू √3 VL/IL cos फाई भी पढ़ा है। ये मेरा क्या है, लाइन करंट है दोस्तों, ये हमारा ये लाइन करंट है, ये लाइन वोल्टेज है। यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर इंटू 3 रहेगा दोस्तों, अगर 3
VPH इंटू IPH cos फाई रहेगा तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, फेज वोल्टेज है, यानी फेज वोल्टेज RYB तीनों फेज का जो फेज वोल्टेज होता है वही बात किया जा रहा है, ठीक है चलेगा। अगर मैं करंट को यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ करंट सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो दोस्तों फार्मूला हमारा केवल यही होना चाहिए, दोनों फार्मूले आप लोग जरूर याद रखिए, दोनों से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इफिशियंसी नहीं, अगर इफिशियंसी पूछा जाएगा तो इफिशियंसी का फार्मूला बेसिकली यहाँ पे इफिशियंसी नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से सदैव करंट का मान पूछा जाएगा। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, HP इंटू 735, यानी कहने की बात है इसको यहाँ पे भेज दिए, इसको यहाँ पे ला दीजिएगा, ठीक है, यानी त्रिया का गुणा है जो वही समझ गए। तो यहाँ पे I इक्वल टू HP इंटू 735.5 लिखेंगे बटे √3 इंटू यहाँ पे रहेगा ईटा इंटू V इंटू कास फाई, ये इसकी यूनिट जो होगी एम्पियर में आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट की बात करना चाहूँगा दोस्तों, नोट पॉइंट में रहेगा मेन स्विच बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या केबल की रेटिंग फुल लोड करंट का 1.5 गुना होता है, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमने क्या कहा, मेन स्विच बोर्ड रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या केबल का जो है रेटिंग जो रहेगा दोस्तों फुल लोड करंट का हमारा 1.5 गुना होता है। अब बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन की बात की जानी चाहिए, क्वेश्चन अगर नहीं हम बताएंगे दोस्तों तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज़ पता है इस क्वेश्चन में, और बस हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक हमारा देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है H10 लिखा है 10 HP 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की 3 फेज इंडक्शन मोटर की फुल लोड करंट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लोड टोटल करंट यानी फुल लोड करंट को बोला गया है कि ज्ञात कीजिए, जिसकी इफिशियंसी दोस्तों 85% दी हुई है, ठीक है। इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर कि 85% यहाँ पे इफिशियंसी है और पावर फैक्टर कितना है, 0.8 है। तो जो डाटा हमें दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो देखिएगा 10 HP यानी ये क्या है, इसका पावर है, तो देखिएगा 10 HP इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 10 HP इंटू देखिएगा यहाँ पे 10 लिखेंगे, HP इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे बोलेंगे सर 735.5 ये हमारा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, यानी ये पावर है, ठीक है। 735 यानी ये हमारा कंप्लीट है, अगर गुणा करके भी देखेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 735, अब दशमलव यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा इतना वाट, यानी 10 HP को हम इतना लिख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो V इक्वल टू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखिएगा, बोलेंगे 400 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो 400 वोल्ट लिख लेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफिशियंसी की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, इफिशियंसी हमारी 85% दी हुई है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 85%। अगर मैं इसे परसेंटेज में नहीं लिखना चाहता तो इसे हम लिख सकते हैं पॉइंट या 0.85। देखिएगा यहाँ पे सबसे भाग कर दीजिएगा, वही आप लोग परसेंटेज तो आई हो पढ़े होंगे। पावर फैक्टर की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, 0.8 हमारा दिया हुआ है। लैगिंग लिखा गया है, नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट को कैलकुलेट करना। करंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बोलेंगे I इक्वल टू होता है, सर आपने बताया भी HP इंटू 735.5 बटे होता है √3 इंटू यहाँ पे हमारा VL रहेगा, ईटा रहेगा दोस्तों, और कास फाई रहेगा, ठीक है, यही बताया मैंने। देखिएगा ये बेसिकली इसका पूरा मान जो है दोस्तों, यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखा है, तो इसका पूरा मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 735, या यहाँ पे ये हमारा इतना हो जाएगा 7355 बटे में कितना लिखेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है सबसे पहले डाटा को, सारे डाटा को लिख लेंगे। यहाँ पे VL नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज कितना दिया हुआ, बोलेंगे 400 वोल्ट दिया है, 400 वोल्ट लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, तो इफिशियंसी यहाँ पे है दोस्तों, इसको लिखिएगा 0.85 है। पावर फैक्टर कितना है, इंटू कास फाई को ही हम पावर फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँगा दोस्तों, तो कम्प्लीटली इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ कैलकुलेट करके, तो दोस्तों इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 771.11 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अगर हम दशमलव को हटाना चाहेंगे तो ऊपर डबल जीरो बढ़ा दीजिएगा, यही तो होता है ना भाई। यहाँ पे 7355 डबल जीरो बढ़ा देंगे तो यहाँ से हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन करने के लिए क्या हम अपने हाथ से कर पाएंगे, बोलेंगे नहीं सर। तो इसके लिए आप लोगों को एग्जाम में कैसियो अलाउड किया जाता है। कैसियो क्या होता है दोस्तों, कैसियो से आप लोग इस पूरे जो है क्वेश्चन को आंसर जो है कंप्लीट सिंपल से वे में निकाल पाओगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों के पास फोन होगा, अब यहाँ पे भाग दे लेंगे तो इसका भाग देने पे हमें कंप्लीटली देखने को मिला दोस्तों, इसको भाग देंगे तो देखने को मिलेगा 15.61 एम्पियर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी करंट की वैल्यू जो है दोस्तों मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे I इक्वल टू लिखेंगे 15.61 एम्पियर, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एम्पियर में हो जाएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी बता देना चाहूँगा जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, और मैं आप लोगों से एक चीज़ चाहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम आप लोगों से बात करने वाले होंगे दोस्तों,
कंडक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी, तो आप लोगों से पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं है। ठीक है, बाकी हमें टॉपिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा, हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपके पास बुक होगा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन लिखे गए रहेंगे उनको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो दोस्तों, कहीं पे भी डाउट लगता हो कि नहीं सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप बता दीजिए, तो मैं ज़रूर उसको एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि मेरा आगे के भी कोर्सेज कंप्लीट हो दोस्तों, वो सभी स्टूडेंट्स जाके क्लास को एनरोल कर लेंगे अपने एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की कोर्स की फीस की बात की जाएगी दोस्तों, केवल 199 रुपये में आप लोगों को कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।